बिल, अघोषित बिजली कटौती और अस्थायी विद्युत कनेक्शन जैसी 16 समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। बिजली विभाग के द्वारा जिस तरीके से लूट, जिस तरीके से शोषण, जिस तरीके से गुंडागिर्दी आम जनता के ऊपर हो रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री कार्यालय का घेराव करते हुए लचर विद्युत व्यवस्था पर आक्रोश जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अनाप शनाप बिजली बिल, अघोषित बिजली कटौती एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन जैसी समस्याओं के कारण उपभोक्ता परेशान है और बिजली विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। महंगी बिजली के बावजूद उपभोक्ता परेशान होने को मजबूर हैं। अनाप शनाप महीनों के बाद बिल पहुंच रहा है, क्या नहीं है? कंज्यूमर है वह अपनी समस्याओं को लेके आता है और वह समस्याएं जब हम लोगों के सामने आती है तो दिखता है कि किस तरीके से बिजली विभाग की लूट, बिजली विभाग की जाति, बिजली विभाग की गुंडागिर्दी उन आम बिजली उपभोक्ताओं पे हो रही हो। फिर चाहे बढ़े हुए बिजली बिल सौंपने की बात हो, फिर चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण की बात हो, फिर चाहे मेंटेनेंस की कमी के चलते दो दिन तक बिजली अवरुद्ध रहे। अगर किसी का बिल पेंडिंग रहता है, एकाएक उसकी लाइट काट दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनकी विद्युत प्रदाय संहिता में उल्लेखित है कि अगर आप किसी की विद्युत अगर अवरुद्ध करते हैं तो 15 दिन पूर्व आपको लिखित में उसको सूचना देनी पड़ेगी। ये तमाम ऐसी अनियमितताएं हैं जिसके चलते विद्युत विभाग इस शहर की जनता को लूटने का काम कर रहा है। आतंक इस हद तक है कि बिजली विभाग की गाड़ी देख के आम उपभोक्ता डर जाता है। ये तमाम बातों को लेकर आज 16 सूत्री ज्ञापन यहाँ पर ऐसी महोदय को हम लोगों ने सौंपा है और उनको हम लोगों ने आगाह किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र अगर ये समस्याएं नहीं सुलझती हैं, हमारा ये क्रमबद्ध आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। आगे आने वाले हफ्ते में जितने भी डिविजनल कार्यालय हैं जबलपुर में, वहां पर कांग्रेस पार्टी का विद्युत समस्या निवारण शिविर हम लोग लगाने जा रहे हैं। आम जनता जिसको समस्याएं हमारे उस शिविर में आएगी, उन समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पर उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक जो मुद्दा इसमें हम लोगों ने उठाया है, जो पेपरलेस बिल के माध्यम से जिस तरीके से आम कंज्यूमर को लूटा जा रहा है, उसमें उतनी पूरी विवरणी भी नहीं रहती है कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो किस बात के लगाए जा रहे हैं। जब वह कंज्यूमर यहाँ पर आता है तो उसको कोई जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे तमाम मुद्दों को आज हम लोगों ने ज्ञापन में शामिल करा है और आगे आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक जबलपुर का आखिरी अंतिम बिजली उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो जाता। विरोध प्रदर्शन के चलते विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के सामने देर तक मजमा लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं को राहत मिलने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। बलदेव बाग चौराहे पर बनी पानी की मेन राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से 3 सितंबर को आधे शहर में जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भरी जाने वाली उच्च स्तरीय टंकियों से सप्लाई बाधित रहेगी। बलदेव बाग में चल रहे फ्लाईओवर कार्य के दौरान नाली के लिए की जा रही खुदाई में पानी की मेन राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका सुधार कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम के जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुधार कार्य के चलते 3 सितंबर को आधे शहर में सुबह की जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जिन उच्च स्तरीय टंकियों को भरा जाता है, उन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। पाइपलाइन का सुधार कार्य कराया जा रहा है। भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशियों भरी खबर है कि जबलपुर में 15 से 25 सितंबर तक अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन होने वाला है। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। जबलपुर में 15 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ। इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर लैया राचाटी ने सभी विभागों के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए तैयारियों के निर्देश दिए। रैली में आसपास के 14 जिलों के लोग शामिल होंगे। अग्निवीर है ना आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है जबलपुर जिले में 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक है ना 10 दिन के लिए किया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर 14 जिले के लोग है ना इसमें रिक्रूटमेंट रैली में ना शामिल होंगे। इसके लेकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है आर्मी, पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम के साथ ना हुआ है। इसका पूरी तैयारी के लेकर है ना कौन सी दिन में कितने लोग आएंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उनको है ना मूवमेंट और उनका जगह का प्लान, इसके लेकर हम डिटेल्ड है ना डिस्कशन किया है। हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये एक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आर्मी में ना ज्वाइन करने के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मतलब तैयारी में लगा हुआ है।
कलेक्टर डॉक्टर लैया राजटी का कहना है कि युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। सेना में भर्ती होने की उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन करने एवं आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बताया कि वो कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से शासन से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। लिहाजा इस बार मांगें पूरी न होने पर संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे कई युवा साथी जो आउटसोर्स व्यवस्था से परेशान हैं, उनको रात में ये नहीं पता चलता कि हम सुबह ड्यूटी पे जाएंगे। इनकी पीड़ा को हम लोगों ने ध्यान में रखा और मुख्यमंत्री से मांग की है कि इनको नियमित व्यवस्था में सम्मिलित किया जाए और हमारे बाकी जो नियमित कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगे हैं, जो कि एक अनुकंपा नियुक्ति मानवीय आधार पर दी जानी चाहिए थी, उसमें 70, 80, 90 का फार्मूला लगा के दिया जा रहा है, जिसमें आर्थिक नुकसान होता है। हम सभी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम जिले से लेकर राज्य तक में व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे। हाँ, ये मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो इसमें मेडिकल कॉलेज में जो 4th श्रेणी के कर्मचारी पदस्थ हैं, उनकी पदोन्नति को लेकर, 7वें वेतन आयोग को लेकर, इसमें यही इनकी मुख्य मांगे हैं। और इनके जो रिक्त पड़े हैं 4th श्रेणी के पद, उस पर भी ये नियुक्ति जल्दी चाहते हैं। तो ऐसी 7 सूत्री मांग। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इसके पूर्व शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में संभाग स्तरीय हिंदी निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। महाकौशल कॉलेज में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संभाग स्तरीय हिंदी निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महाकौशल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शुक्ला और कैंट विधायक अशोक रोहानी ने बताया कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया है और इस स्पर्धा के विजेताओं को 14 सितंबर को भोपाल में हिंदी दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया जाएगा। गर्व की बात है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बहुत ही कम रेट पर हमारे विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराई, हिंदी में उपलब्ध कराई। यह मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो, इसलिए निबंध प्रतियोगिता से अच्छी विधा हमको नहीं प्राप्त होगी, इसलिए हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता का इसमें चयन किया। हमारी मिट्टी की भाषा हिंदी, जिसको हम सबको अपनी बोलचाल में और हर जगह बोलना चाहिए। अंग्रेजी तभी ही उपयोगी है जब हम बाहर कभी जाते हैं, उसके लिए अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन अपनी मातृभाषा को निरंतर इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए यह प्रयास जो सार्थक प्रयास हुए हैं। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो विभिन्न जिलों से आए हैं छात्र छात्राएं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। पर्युषण पर्व संस्कार धानी में भी परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान ताल शुक्रवारी बजरिया स्थित श्री तरण तरण दिगंबर जैन चैतालय ट्रस्ट में भी श्रावकों ने पूजन अर्चन किया और बाल ब्रह्मचारिणी उषा दीदी के मुखारविंद से उत्तम आर्जव धर्म की व्याख्या सुनी। पर्युषण पर्व पर श्री तरण तरण दिगंबर जैन चैतालय ट्रस्ट में अमरवाड़ा से आई बाल ब्रह्मचारिणी उषा दीदी के मुखारविंद से उत्तम आर्जव धर्म के बारे में सुनकर उसे आत्मसात करते हुए श्रावक श्राविकाएं पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सद्गुरु तारण तरण स्वामी ने हमें उत्तम आर्जव धर्म का जो स्वरूप बताया है कि मन में सरलता होना चाहिए। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है वही वचन में रहे, वही तन से करें, यही उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। यानी जीवन में सरलता का होना ही उत्तम आर्जव धर्म है। गुरु महाराज ने यही बात हम सभी को बताई है, इसी बात को हम लोग पालन करने में लगे हुए हैं। मंदिर में पहुंचे श्रावकों ने विधि विधान से पूजन कर भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं।
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस अधिनियम के तहत लंबित मामलों को जल्द से जल्द निराकृत करने समेत आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा पात्र हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ दिलाने पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। सहायक आयुक्त मोहित भारती के अनुसार अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को राहत राशि दिलाने के संबंध में भी चर्चा हुई। उसमें चर्चा करने के बाद सारे पॉइंट को सॉर्ट आउट करने की हमारी बात हुई है और इसमें हमने ये कोशिश की है कि जो भी इस संबंध में इस राहत राशि की पात्रता रखते हैं उनको जल्द से जल्द राहत प्रदान करने की हमारी सबकी कोशिश रहे। इस बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। बच्चों की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाए जाने वाले संतान सप्तमी पर्व पर संस्कार धानी में भी विधि विधान से पूजन किया गया। संतान सप्तमी पर्व मनाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को इस पर्व का शुभ मुहूर्त है। हालांकि शनिवार को आधे दिन तक ही इसका मुहूर्त रहेगा। बच्चों की दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना का पर्व संतान सप्तमी शहर में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर व्रतधारी महिलाओं के द्वारा माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन कर उन्हें भोग अर्पित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हालांकि इस बार व्रत पूजन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि व्रत का मुहूर्त शुक्रवार को दोपहर 1:51 से आरंभ हो गया है और शनिवार को दोपहर 12:28 पर समाप्त होगा। लिहाजा अधिकांश महिलाओं ने शुक्रवार को ही पूजन कर लिया। ये संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है व्रत और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसे हर साल करती हैं और लेडीज से। संतान सप्तमी का व्रत अपने बच्चों की आयु के लिए रखता है, जिससे संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति होती है और घर की सदस्यों के हर यानी सुख शांति रहे घर में। वहीं कुछ लोग उदया तिथि के साथ शनिवार को व्रत एवं पूजन करेंगे। गणेश उत्सव की संस्कार धानी में भी धूम है। घरों के साथ ही गणेश पंडालों में गजानन की प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं और आकर्षक विद्युत साज सज्जा के बीच विराजे श्री गणेश की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। सबसे बड़ा तू हर देवता से पहले है तेरा नाम, हर दुख मिटाए बिगड़ी बनाए आए तू सबके काम। गणेश उत्सव का पर्व शहर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के मालवी चौक, रानीताल, सदर, गढ़ा समेत अन्य इलाकों में सजे पंडालों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में विराजी हैं। आकर्षक साज सज्जा के बीच पंडालों में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। दरअसल कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद पंडालों में बड़ी प्रतिमाएं विराजी हैं, लिहाजा भक्तों में भी उनके दर्शन को लेकर उत्साह है। देवा ओ देवा गली गली में तेरे नाम का है शोर, संगे पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओर। दुमना रोड स्थित मैगी पॉइंट के संचालक एवं स्टाफ पर डंडो तलवार से हमला करके हवाई फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। खमरिया पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो कि भरतीपुर के रहने वाले हैं। वहीं विवाद की वजह का भी पता लगाया जा रहा है। डुमना रोड स्थित मैगी पॉइंट में बीती रात हुई तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खमरिया पुलिस के द्वारा आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। आरोपियों में भरतीपुर निवासी पवन सोनकर, दानिश खान और कमलेश यादव शामिल है। पुलिस ने मैगी पॉइंट के संचालक पवन यादव की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पवन सोनकर, दानिश खान और कमलेश यादव नाम के 3 लड़के, उनके 7-8 साथी थे। अन्य ने मिलकर तलवार और हवाई फायरिंग की। तलवार से दुकान में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग की, जिसपे पवन यादव मामा मैगी सेंटर के संचालक द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। दबिश दी गई है अपराधियों पे, जो अभी ज्ञात नहीं हो पाए हैं, पता नहीं चल पाया है, तलाश की जा रही है।
विवाद अभी कुछ खास पता नहीं चला है। दुकान पे ही कुछ थोड़ा सा विवाद हुआ था, शाम को बताते हैं ऐसा। कुछ विशेष विवाद नहीं था, बट उस पर वो लड़के आए। बताया जा रहा है कि बड़ी उमती के आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना की वजह के बारे में चर्चा है कि दुकान में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस विवाद की वजह पता लगा रही है। पिस्टल एवं कट्टा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे 2 आरोपियों को धारताल पुलिस ने दाऊ मैरिज गार्डन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से देशी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद की है। आधारताल पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल चौधरी और अरुण यादव है। अरुण आधारताल क्षेत्र का रहने वाला है और राहुल पनागर का निवासी है। फिलहाल दोनों से पिस्टल एवं देशी कट्टे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। 28 अगस्त से लापता हुए त्रिमूर्ति नगर निवासी 30 वर्षीय युवक का शव बेलखाड़ स्थित एक खेत के पास नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। त्रिमूर्ति नगर क्षेत्र से 28 अगस्त को लापता हुए रवि ठाकुर उर्फ गोलू का शव बेलखाड़ू क्षेत्र की नहर में मिला। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रवि ठाकुर 28 अगस्त को घर से सब्जी लेने के लिए निकला था और तभी से वो घर वापस नहीं लौटा। लिहाजा परिजनों ने गोहलपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रवि की मौत हत्या है या फिर हादसा, फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।